हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग, कुछ अनुप्रयोग के नाम से एक चैप्टर दिया रहता है किताबों में, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई का मतलब भी हम सब लोगों को पता है और दूरी का मतलब भी हम सब लोगों को पता है। इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को? तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख भी पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हमारे, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। त्रिकोणमिति के इस प्रयोग से हम किसी बिल्डिंग या मीनार की ऊंचाई पता लगा सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, दूरी। जैसे सपोज एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच की डिस्टेंस हमको पता करनी है तो हम ये डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी त्रिभुज की अज्ञात भुजा पता लगा सकते हैं। मान लेते हैं मुझे ये वाली वैल्यू पता है और ये भी पता है। सपोज ये वाला एंगल पता है 30 डिग्री और मुझे इस मीनार की ऊंचाई पता करना है तो मैं यहां से पता कर सकता हूं। अगर मुझे इस त्रिभुज की कोई अज्ञात भुजा है तो फिर मैं त्रिकोणमिति के इस अनुप्रयोग का यूज करके वो अज्ञात भुजा पता कर सकता हूं। इस तरह की अन्य जानकारी भी हम लोग इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे, ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बात करते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल की, कि दृष्टि रेखा क्या होती है और क्षैतिज तल क्या होता है। तो बच्चों ऐसे समझिए जरा आप लोग, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, प्रकाश चैप्टर में, कि हमारी आंख से किरण निकलती है जो उस वस्तु पर पड़ती है तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो वो जो किरण है ना आंख से निकल रही है, उसी को यहां पर हमने काहे का नाम दिया है? दृष्टि रेखा का नाम दिया है। अब सपोज करिए जैसे ये इस मार्कर की मैं बात करूं, अगर ये मार्कर मेरी आई के लेवल पर है, मतलब जिस ऊंचाई पर मेरी आंख है उसी ऊंचाई पर ये मार्कर भी है, तो वो जो दृष्टि रेखा निकल रही है वो बिल्कुल सीधा निकल रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो मुझे अपना सर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा और अब दृष्टि रेखा जो है वो थोड़ी तिरछी हो गई। नीचे कर देता हूं तो सर नीचे करना पड़ेगा और दृष्टि रेखा जो है वो फिर थोड़ा तिरछी हो गई। तो तीन तरह से दृष्टि रेखा मैं आपको बता रहा हूं। एक बार दृष्टि रेखा बिल्कुल सीधी है यानी क्षैतिज तल के समानांतर है। दूसरी बारी जो हमारी दृष्टि रेखा है वो थोड़ा सा तिरछी हो गई। और तीसरी बारी अगर ये वस्तु नीचे है तो भी हमारी जो दृष्टि रेखा है वो नीचे हो गई। अभी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है, अगर वो जस्ट आपकी आंख के बिल्कुल समतल पर होता है, सीध में होता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल जो होते हैं वो एक ही बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्नयन कोण की बात करते हैं। देखो इस चैप्टर में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज तल, दृष्टि रेखा, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार आते रहेंगे। तो पहले हम इनको जान तो लें कि ये क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आ गई उन्नयन कोण, कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो मैंने अभी बताया ना, कोई वस्तु अगर हमारी आंख की सीध में है यानी दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन अगर मैंने इसको ऊंचा कर दिया तो अब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो मेरी आंखों ने क्या है, पहले के मुकाबले, पहले वो जो दृष्टि रेखा सीधी थी, अब वो दृष्टि रेखा कैसे हो गई? तिरछी हो गई, क्योंकि मेरी आंखों ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। वही बात लिखी है, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमाना पड़ता है, या अपनी आंखों को एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र क्षैतिज तल से एक कोण बनाते हैं। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, या दिल्ली सब लोग गए होंगे, कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, तो कुतुब मीनार को जब हम लोग देखते हैं तो कोई भी बच्चा उसको, कोई भी हम लोग के गार्जियन वगैरह जो भी साथ में, वो उसको ऐसे नहीं देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं। तो क्षैतिज तल तो ये हो गया, और हमने ऐसे देखा तो दृष्टि रेखा ऐसे तिरछी गई, तो वो जो एक कोण बना ना उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो हमेशा जब हम अपनी आई का जो लेवल है, आंख का जो स्तर है, उससे ऊपर कोई चीज देखेंगे तो एक कोण फॉर्म होगा क्षैतिज तल से, उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम के थ्रू भी मैं बताता हूं आपको। देखिए ये हमारी आंख है, ये क्षैतिज तल है आंख की सीध में, और ये समझ लीजिए कुतुब मीनार बनी हुई है। मैंने कहा कुतुब मीनार का टॉप देखिए, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आंख को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना पड़ेगा। जब तिरछा करेंगे तब आप उसे देख पाएंगे। तो क्षैतिज तल से जो कोण हमने बनाया उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम अपने आई के स्तर से ऊपर वाली कोई चीज देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। अगला बच्चों हमारे पास है, अच्छा इस आकृति में जो थीटा कोण बना है इसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं।
अगला हमारे पास है अवनमन कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जस्ट उन्नयन कोण का ना बिल्कुल एकदम उल्टा है, बिल्कुल एकदम उल्टा। मतलब जैसे जब कोई वस्तु हमसे ऊपर है तो उन्नयन कोण बनता है, जब कोई वस्तु हमसे नीचे है, जैसे हम छत पर खड़े हुए हैं, है ना, और घर वाले हमारे कहते हैं कि जरा बेटा देखो नीचे सब्जी वाला आया कि नहीं आया, तो हम छत पे से देखते हैं, अगर हम 2 मंजिले 3 मंजिले पे रहते हैं तो ऐसे नीचे झांकते हैं और फिर सब्जी वाला दिख गया तो ऐसे देखते हैं उसको। तो हमारी आंख का जो स्तर था, जो लेवल था, उससे अब हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो फिर जो कोण बना आपकी बार नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज तल से जो कोण बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। यही बात लिखी हुई है। जब कोई वस्तु हमारी आंख के क्षैतिज तल से नीचे होती है, नीचे, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में हमारी आंख क्षैतिज तल से एक कोण बनाती है। ऐसे समझिए ना, जैसे ये है, अब अगर ये मेरा आई के लेवल से नीचे आ गया तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, तो वो क्षैतिज तल था और अब मैं दृष्टि रेखा ऐसे जा रही है, तो यहां जो कोण बना उस कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और सीधी सी बात एक ध्यान रखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे उन्नयन कोण। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारा क्षैतिज तल है, जैसे ये अभी सीध में है तो क्षैतिज तल ऐसे, दृष्टि रेखा ऐसे, लेकिन अगर ये नीचे हो गया तो मैंने इसे नीचे देखा तो दृष्टि रेखा ऐसे गई जो मैंने यहां बना रखी, तब जो कोण फॉर्म हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब जो कोण बना उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। तो इस चित्र में जो थीटा कोण है वो हमारा क्या है? अवनमन कोण है। ठीक है बच्चों, एक बात ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान वस्तु के पास जाने पर बढ़ता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? वस्तु के पास जाने पर बढ़ता है, इस बात का क्या मतलब हुआ? फिर से कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब कुतुब मीनार बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम उसको ऐसे देख लेते हैं, दिखती रहती है। जब उसके पास पहुंचते हैं, एकदम पास पहुंचते हैं और पास पहुंचते हैं, तब हमें उसको पूरा देखने के लिए यूं करना पड़ता है। तो पहले जो कोण कम था वो कोण ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? पहले जो कोण कम था, पहले जो, ऐसे देखो, सपोज करिए ये कुतुब मीनार हम दूर से देख रहे थे तो हमें बिल्कुल लेवल पे दिखाई दे रही थी, जब बहुत दूर से देखते हैं, और जब इसके पास पहुंचेंगे तो हमें इसको देखने के लिए बिल्कुल ऊपर ऐसे अपनी नजरें घुमानी पड़ेंगी, आंखें घुमानी पड़ेंगी। अब जो कोण बनेगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब हम किसी भी वस्तु के पास जाते हैं तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। दूर से देखते हैं तो हम उसे एक ही बार में देख लेते हैं, पास जाके देखते हैं तो ऐसे देखना पड़ता है ना। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जो इस, वैसे तो देखो त्रिकोणमिति तुमने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ने से पहले। तो उसमें तुमने ये सब फॉर्मूले, ये सब सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन मैं चैप्टर में क्योंकि इसका प्रयोग होगा तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। समकोण त्रिभुज बच्चों क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का बना हुआ है। तो होता क्या है, इस 90 अंश वाले त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं तो सब में होती हैं। समकोण त्रिभुज वाली 3 भुजाओं में एक खास बात होती है, उनके नाम होते हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहचान लेता हूं कि कैसे जो है पहचाने आपकी लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में। तो इसको ध्यान से सीखो एकदम। 90 डिग्री का कोण तो पहचान लोगे। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, एकदम फिट कर लो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, अब बात आती है कि तुम किस कोण को नापना चाहते हो, या कौन से कोण को ज्ञात करना चाहते हो, या कौन सा कोण तुम्हें दिया हुआ है उस कोण को पहले पकड़ लो। जैसे किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, तो एक तो ये 90 अंश वाला हो गया, 90 अंश से काम हो गया कि 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है। अब तुम इस कोण को जानना चाहते हो कि इस कोण को जानना चाहते हो? इस कोण से बात हमें ज्ञात करना है या ये कोण हमें ज्ञात करना है? ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कोण हमें ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं ये कोण मुझे ज्ञात करना है, तो जिस कोण के बारे में मैं बात करूंगा ना, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा लंब होगी। तो यही दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होती है, और जिस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बचेगी जो कि हमारे लंब से 90 अंश पर होगी वो आधार होगी। ठीक है, 2 को पहचान लोगे तो तीसरा बचा हुआ तो आधार ही होगा।
लेकिन इसमें भी एक रूल है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो क्या है वो रूल। मैं एक त्रिभुज यहां पर और बना लेता हूं, बिल्कुल वैसे ही, ये मैंने बना लिया, ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज मैंने एक यहां पे बना लिया और यहां पर एक एंगल मैंने बना दिया थीटा। अब मैंने तुमसे पूछा कि इसमें कर्ण कौन सा है, तो तुम बता दोगे सर कि यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एक कोण है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर कर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर तुम कहोगे कि सर आधार और लंब, तो कोण देखो किस कोण की बात करो। अगर तुम इस कोण की बात कर रहे हो तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण के सामने वाली भुजा ये हुई ना, तो ये लंब हो गई, ठीक है। ये लंब का निशान भी होता है, ऐसे हम लोग निशान भी बना देते हैं। और तीसरी भुजा जो बची वो क्या हो जाएगी बच्चों, आधार हो जाएगी, है ना, ये हमारा आधार हो गया। तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार की पोजीशन तो बदलती रहती है। जैसे इस त्रिभुज में देखो ये लंब था और ये आधार था, यहां देखो ये आधार और ये लंब हो गया। ये कौन सा कोण हम निकालने जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक। कर्ण लेकिन फिक्स रहता है हमेशा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी किसी भी त्रिभुज में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा इन सब के सूत्र लिखे हैं जो आप पढ़ चुके होंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन लंब और कर्ण नहीं पहचानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और ये सारे जो होते हैं वो जस्ट इनके रिवर्स। जैसे साइन का जो भी कोण है कॉसिक थीटा में उसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा का आप देखोगे तो लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि तुम शुरू के 3 याद रखो, इससे पूरे सारे सवाल हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रिग्नोमेट्री में या त्रिकोणमिति की सारणी, जैसे कुछ कोण है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें एकदम रटी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर पूछूं साइन 30 कितना होता है, तो मेरे मुंह से जैसे ही निकलेगा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए 1/2 होता है सर। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है सर। तो ये सारणी तुम्हें याद होनी चाहिए जो मेरे पीछे अभी तुमको दिखाई दे रही है। ये आपकी सबकी किताबों में बनी है, आप यहां से भी नोट कर सकते हैं आराम से, लेकिन ये सब याद होना चाहिए। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूं तुमको मैं। कई बच्चे सोचते हैं ये तो भाई बहुत बड़ी बनी हुई है सर, ये याद नहीं होगा, भूल जाएंगे, तो उसकी एक ट्रिक बता देता हूं। तुम सिर्फ पहली वाली लाइन याद कर लो। पहली वाली लाइन याद करने का मतलब, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ पहली वाली याद कर लो। कॉस में क्या करेंगे, जैसे ये यहां पर कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस में क्या करोगे कि यही पूरा का पूरा, ये देखो कॉस लिखा है ना, तो ये जो ऊपर वाली लाइन थी ना, इसी को पूरा पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जैसे कि ये 1 लिखा है तो यहाँ 1, √3/2 बिल्कुल उल्टे क्रम में इसको लिख दीजिए, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक, उल्टे क्रम में लिख दीजिए। अगर आपको 10 वाले मान चाहिए तो क्या करिए, ऊपर जो दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं इनको भाग दे दीजिए आपस में, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप डिवाइड करेंगे तो 0/1 कितना आएगा, 0, देखो ये आ गया 10 का। इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 और 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, आ गया। यहां दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, √3, और 1/0 करोगे या 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम लोग किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। ये मत कर देना 1/0 नहीं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए वहां पे लिखा है अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आपको पहली वाली लाइन याद है तो मैंने ये दोनों निकालना बताया। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी 1/, कर दीजिए। साइन की जितनी वैल्यू है अगर आप उनको 1/, कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएंगी। एग्जाम्पल, 0 को 1/0 कर दो, नॉट डिफाइंड मिल गया। इसको 1/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। इसको 1/, करोगे 1/√2 तो √2 आ जाएगा। यानी 1/, करते चले जाना है हम लोगों को, इससे हम लोगों को कॉसिक की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर कॉस की सभी वैल्यू को हम 1/ या 1/, करते चले जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। या सीधे सीधे कॉस की वैल्यू को अगर उल्टा कर दो तुम लोग तो हमें काहे की वैल्यू मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। इसी तरह कॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, 10 की वैल्यू को 1/0 या 1/0 या 1/1/√3, ये तो ये सारी वैल्यू आपको कॉट की आती चली जाएंगे। साधारण भाषा में बोले तो 10 की जितनी वैल्यूज हैं
इनको जस्ट रिवर्स कर दो, कॉट की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे 1/√3 को रिवर्स करो, √3 आ गया। रिवर्स करने का मतलब जो नीचे वो ऊपर पहुंचा दो, जो ऊपर है वो नीचे पहुंचा दो। ठीक है बच्चों, इतना सब आपको पता होना चाहिए, तब हम इस चैप्टर को ऊंचाई और दूरी को शुरू कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है। समतल भूमि मतलब जिस पर हम लोग खड़े होते हैं। अब वो ऊबड़ खाबड़ होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समतल क्यों कह रहे हैं। यहां पर समतल का सेंस ये है कि वो जमीन एकदम क्षैतिज तल पे क्षैतिज है बिल्कुल एकदम, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। तथा प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ का मतलब जैसे जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, गली वगैरह में खंबे लगे रहते हैं, लाइट लगी होती है, हमारे से ऊंचाई पे लगी होती है ना, तो ऐसे देखते हैं, यानी उन्नयन कोण बनता है। अभी इस सवाल में समझ में आएगा। अच्छा, जितनी ऊंचाई दूरी की प्रॉब्लम है ना, तुम अगर इमेजिन करना चाहोगे तो कर लोगे। तो एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है तथा प्रकाश स्तंभ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जब समतल पर खड़ा है, ऊपर देख रहा होगा प्रकाश स्तंभ को, प्रकाश को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकाश स्तंभ हो गया, ये हमारा समतल हो गया, और यहां से यहां पर वो आदमी है और यहां से वो देख रहा है ऐसे प्रकाश स्तंभ को। ये प्रकाश स्तंभ है, यहां पर इसको देख रहा है। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री का कोण यहां पर बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे पढ़ते हैं। प्रकाश स्तंभ व व्यक्ति के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो ये हमारा प्रकाश स्तंभ है और ये व्यक्ति है। तो दूरी बीच की कितनी दी हुई है बच्चों? 100 मीटर दी हुई है। 100 मीटर ये दिया हुआ है आपको। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं और यही हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पहले आप ये देखेंगे कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ये 90 अंश है क्योंकि ये क्षैतिज है और जो खंबा लगाया है वो ऊर्ध्वाधर है, तो ये 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि इसमें लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ये वाली साइड जो होगी बच्चों, ये क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, इसके बाद में अगर मैं इस 30 डिग्री वाले 30 अंश वाले कोण की बात करूंगा, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, यानी ये हो गई लंब। लंब का सिंबल जो होता है वो ऐसे बनाते हैं हम लोग। और तीसरी भुजा जो बच गई, ये हमारी बच्चों क्या हो गई? आधार हो गई। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों कि हमको हाइट पता करनी है, एच पता करना है, यानी लंब पता करना है, आधार दिया है। तो लंब और आधार साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में आता है। किस फॉर्मूले में आता है? तो जरा मैं आपको एक बार पीछे स्लाइड करके दिखा देता हूं। आप देखो जरा, लंब और आधार किस में आ रहा है? टेन में आ रहा है और कॉट में आ रहा है ना? तो मैं टेन थीटा यूज करता हूं। ठीक, चलिए वापस आ गए अपने क्वेश्चन पर हम लोग। तो मैं टेन थीटा यूज करता हूं, देखिए जरा। तो मैं लिखूंगा टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है भाई? लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? मान कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू लंब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर h, और आधार कितना हो गया बच्चों? 100। ये हो गया। इस 100 को आप इधर ले जाओ तो h का मान कितना हो जाएगा? h का मान हो जाएगा 100/√3। वैसे तो ये आंसर तुम्हारा हो गया, इसके आगे मीटर लिख दोगे ठीक है, लेकिन इस तरह से आंसर नहीं लिखा जाएगा। नीचे √3 हटाओ तो क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ये √3 और ये भी √3 से हमने गुणा करी, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 100√3, और यहाँ √3 गुणा √3 बच्चों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर देता हूँ अब मैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 100 गुणा 1.732, ये काहे की वैल्यू होती है? √3 की भाग 3। ठीक, इसको अगर हम लोग 100 को इससे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 173.23। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो कैलकुलेट करने पे बच्चों ये आएगा आपका 57.7 मीटर। तो ये प्रकाश स्तंभ की हाइट आ गई जो हमें पता करना था। समझ में आया? अच्छे से देख लो, नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एक मीनार, मीनार मतलब बिल्डिंग है ना, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। चलो पहले मीनार बना लेते हैं। ऐसे मैंने मीनार बना ली। ठीक, ऊपर कहीं सूरज होगा, तो जब भी ये सूरज और परछाई वाले सवाल हो ना, तो इसमें एक बहुत आसान ट्रिक बता दे रहा हूं तुमको
कि जो मीनार है, जो बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई को ही आप सूरज की तरह ट्रीट करने लगो, इसी को सूरज की तरह ट्रीट करो। ठीक, तो अब इसकी जब परछाई बनती है, किसी भी चीज की जब परछाई बनती है जमीन पर, समतल पर, आप देखो आपकी परछाई, अगर अभी देखो खड़े होके और ऊपर लाइट जल रही होगी, अगर आप बाहर हो तो धूप पड़ रही होगी, तो आपकी जो परछाई बनती है वो जमीन पर बनती है ना। तो जमीन पर इसकी परछाई बन गई, तो ये हमने ऐसे इसकी परछाई बना दी। आगे देखते हैं, इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। इसकी छाया की लंबाई बच्चों कितनी है? 20√3। ये इसकी छाया की लंबाई दी हुई है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। उन्नयन कोण, ये सूरज है तो हमें ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे हमने मिलाया इसको, यानी ये उन्नयन कोण हो गया, इसको मैंने थीटा लिख दिया, ये हमें पता करना है। और मीनार की ऊंचाई बच्चों हमें कितनी दी हुई है? 20 मीटर दी हुई है। ठीक, तो बहुत सिंपल है ये तो यार, बहुत सिंपल है। कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार की बात कर रहा है, यानी मुझे क्या लगाना होगा? tan लगाना होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। लिख देता हूं, चलिए, लंब बटे आधार। लंब को दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऊपर बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो लंब कितना है हमारा बच्चों? 20, और आधार कितना है बच्चों हमारा? आधार है हमारा 20√3। यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/√3। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो पीछे भी मैंने टेबल बनाई थी, तो tan में ये वैल्यू होती है बच्चों 30 डिग्री की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो आप जैसा पढ़ रहे होंगे कि दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी दी हुई है? हमें 60 मीटर दी है। तो जैसे होता है ना, रोड ऐसे जा रही है, इधर उधर पेड़ लगे होते हैं ना, बढ़िया छांव आती है रोड पर, और पेड़ लगे भी होने चाहिए। तो उनके बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है। और सारे पेड़ जो होते हैं वो बराबर हाइट के तो नहीं होते, हो सकता है इधर वाला पेड़ बड़ा हो, इधर वाला छोटा हो, या दोनों बराबर हो, बड़े छोटे हो सकते हैं। जब तक वो ऐसा ना कहते कि दोनों पेड़ बराबर है, तब तक तुम मान के चलना कि बराबर नहीं है, यानी बड़े छोटे हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो मैं अब क्या करता हूं, दो पेड़ों के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो मैं दो पेड़ बनाता हूं। तो मैंने एक पेड़ बच्चों ये बना लिया। ठीक, ये 60 मीटर की दूरी पर एक पेड़ मैंने और बना लिया, और दूसरा पेड़ ना मैंने बड़ा बनाया है। अगर वो कहेगा बराबर है तो बराबर हाइट के बना दूंगा। आगे देखें, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसका मतलब एक पेड़ ये है और दूसरा पेड़ ये है, यानी प्रथम पेड़ ये है और द्वितीय पेड़ या दूसरा पेड़ ये है, वो ये कह रहा है। तो जब इसकी तरफ हम देख रहे हैं, चोटी की तरफ, चोटी तो इसकी ये है ना, यही तो है चोटी बच्चों इसकी, ये देखो ये इसकी चोटी है। तो इसकी तरफ जब हम लोग यहां से देख रहे हैं बच्चों, तो जो कोण बन रहा है हमारा उन्नयन कोण, वो कितना बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री, 45 डिग्री का बन रहा है। यहां से ये क्षैतिज तल हो गया हमारा, तो यहां से ये बन रहा है 45 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, तो हमने इसको प्रथम पेड़ माना था, इसको दूसरा पेड़ माना था, तो इसकी जो ऊंचाई बच्चों आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 80 मीटर दी हुई है। तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहला पेड़ मेरा ये था ना, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे हो एक आयत बन रहा है, और आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी कि अगर ये 60 मीटर है बच्चों, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा, 60 मीटर होगा। ये h है, तो चलो इसका नाम रख लेते हैं। जैसे इसका नाम मैंने a रख लिया, इसका नाम मैंने b रख लिया, इसका नाम मैंने c रख लिया। तो बच्चों जैसे इसका नाम हमने b रख लिया, तो बच्चों आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं AB की बात करूं तो AB की लेंथ कितनी हो गई अब आपके पास? AB की लेंथ कितनी होगी? पूरा 80 था, इतना h है, तो ये भी तो h हुआ। तो 80 में से ये वाला h माइनस कर दीजिए, तो AB आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस h। ये काहे की वैल्यू हो गई बच्चों? AB की वैल्यू हो गई। चलिए आते हैं इस ऊपर वाले त्रिभुज में। देखो इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, चलो मैं अलग से बना देता हूं इस त्रिभुज को। जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसको ध्यान से देखो अलग से। ठीक, ये वाला कोण आपको कितना दिया हुआ है? 45। ये कितना दिया हुआ है आपको? 60। और ये वाली भुजा जो AB है वो बच्चों कितनी? 80 माइनस h। ठीक है, अब इसमें फिर से तुम
अच्छा, ऊंचाई दूरी चैप्टर में ना सबसे ज्यादा जो लगता है वो tan लगता है। जब तक कर्ण के बारे में इंफॉर्मेशन ना पूछी हो या कर्ण ना दिया हो तो क्यों हम साइन या कॉस लगाएंगे। तो ज्यादातर सवालों में तो tan ही लगता है। समकोण त्रिभुज दिखे तो सबसे पहले सोचो tan लगा देता हूं। तो चलो इसमें मैं tan लगा देता हूं। tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसके सामने वाला, कोण के सामने वाली साइड लंब होती है, यानी 80 माइनस h अपॉन आधार। आधार कितना है बच्चों? 60। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, बराबर 80 माइनस h अपॉन 60। तिरछी गुणा कर देंगे तो 60 इधर आ जाएगा, तो 60 बराबर हो जाएगा 80 माइनस h। ठीक, h को इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 60 उधर जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20 मीटर आ गई। इसका यूनिट लिखना है या इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा। क्या पूछा था उसने पूछा था पहले पेड़ की ऊंचाई, तो पहले पेड़ की ऊंचाई h हो गई ना, पता तो चल गई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो जैसे नदी बीच में से जा रही होती है, इधर उधर पेड़ रहते हैं, हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है देखने में, है ना। तो वैसे ही कुछ है। तो सबसे पहले तो हम लोग नदी बना लेते हैं। तो नदी जब हम लोग बनाएंगे तो मैंने ऐसे करके सपोज करिए नदी बना ली ऐसे, ठीक। और इसके किनारे पर एक वृक्ष खड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक वृक्ष खड़ा कर दिया लंबा सा, ऊर्ध्वाधर है, लिखा है ना ऊर्ध्वाधर, तो एकदम ऊर्ध्वाधर। फिर कह रहा है कि दूसरे किनारे पर, तो इसका दूसरा किनारा ये हुआ, दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु, वृक्ष के जस्ट सामने वाला बिंदु, यानी इस बिंदु की बात कर रहा है। यहां से इस वृक्ष की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो बच्चों हमें बताया गया है 60 डिग्री का। कितना बताया गया है? 60 अंश का बताया गया है। फिर इसी किनारे पर, यानी इसी वाले किनारे पर, इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, यानी इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, तो यहां से इस बिंदु से हम लोग 20 मीटर पीछे चलते हैं, यहां से 20 मीटर पीछे चलते हैं। ये चल दिए हम लोग 20 मीटर पीछे। क्या कह रहा है? वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। अब जब यहां से हम लोग वृक्ष की चोटी को देखते हैं तो वृक्ष की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना बता दिया उसने बच्चों? 30 अंश है, 30 अंश है, यानी ये वाला कोण जो है अब की बार वो 30 अंश है। क्या पूछ रहा है? वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष तो हमारा ये था, ऊंचाई को h मान लेते हैं, एवं नदी की चौड़ाई, तो नदी हमारी ये थी, नदी की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के हमें h और x पता करना है। ठीक बच्चों, तो चलो पहले इसमें देखते हैं कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक मंत्र है सिंपल सा ऊंचाई और दूरी का, कि जितने समकोण त्रिभुज बने उसमें सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि tan लगा दे, tan थीटा लगा दे। तो कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कुछ नाम लिखता हूं चलो यहाँ पर। ये A वाला पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D है। अब आप देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज है ABC और एक समकोण त्रिभुज है ABD, है ना। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में बारी बारी से tan लगाने की कोशिश करते हैं। पहले बड़े वाले त्रिभुज ABD की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? ABD की बात कर रहा हूं। देखते हैं, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD की हम लोग बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABD ये बड़ा वाला है। अगर इसमें मैं tan 30 लगा दूं, tan 30, तो बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब है h और आधार कितना है? 20 प्लस x, तो h अपॉन 20 प्लस x। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू डाल देता हूं यहां पर, 1/√3 बराबर हो जाएगा h अपॉन 20 प्लस x। ठीक, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में काम करते हैं हम लोग जरा। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भी हम लोग यही लगाते हैं tan। तो अगर मैं लगाऊंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा? h अपॉन x। यहां से अगर बच्चों देखो तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी x गुणा tan 60, और tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी ये आ गया h बराबर x√3, समीकरण 2। ठीक बच्चों, ये समीकरण आ गए हमारे पास। इन दो समीकरणों से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
चलिए समीकरण 1 में h की वैल्यू डाल देते हैं। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 1/√3 बराबर h की वैल्यू x√3 बटे 20 प्लस x तिरछी गुणा कर देते हैं। तो 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, x√3 इंटू x√3। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों, 3। तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक, तो यहां से 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का x है, उधर जाके क्या हो जाएगा -x। तो 3x माइनस x, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा 2x। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, यानी नदी की चौड़ाई मिल गई। अभी ऊंचाई और पता करनी है, यानी h और पता करना है। तो समीकरण 2 में देखो h बराबर x√3। तो समीकरण 2 से देखेंगे अब, समीकरण 2, ठीक। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x√3 था ना, तो x की जगह 10√3, ठीक। और √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.732 गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक बच्चों, तो दो आंसर हम लोग ने यहां से पूछे गए थे, दोनों आंसर हम लोग ने निकाल दिए। एक आंसर ये निकाल दिया और एक आंसर ये निकाल दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए आराम से। एक क्षैतिज तल पर एक व्यक्ति, यानी क्षैतिज तल पर एक आदमी है, ठीक है ना। तो क्षैतिज तल पर अगर आदमी है तो चलो पहले बना लेते हैं आदमी। यहां पर बनाता हूं, चलो इस बार डायग्राम। क्षैतिज तल पर आदमी है ना, तो ये हमारा क्षैतिज तल हो गया, इस पर कहीं आदमी होगा। तल पर एक व्यक्ति का मीनार के ऊपरी सिरे से, तो एक मीनार भी है, तो एक मीनार बना लेते हैं बच्चों यहां कहीं। ये देखिए मीनार बना ली। और इस व्यक्ति का जो व्यक्ति यहां पर है, इसका यहां पर जो ये मीनार है, मीनार के ऊपरी सिरे से जो उन्नयन कोण है वो कितना है बच्चों, सवाल में दे रखा है 30 अंश का है। तो ये वाला कोण हो गया बच्चों कितना, 30 अंश। आगे देखें, यदि वह व्यक्ति मीनार की ओर क्षैतिज दिशा में 50 मीटर चलता है। अब यही आदमी जो है वो मीनार की तरफ 50 मीटर चल रहा है, तो यहां से चल के मान लीजिए यहां कहीं आ गया वो, तो ये डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 50 मीटर कवर करी, यहां कहीं पहुंच गया। अगर यहां कहीं पहुंच गया तो मीनार के ऊपरी सिरे से उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी अब जब वो यहां से मीनार का ऊपरी सिरा देख रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, 60 अंश का हो जा रहा है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, ये वाली दूरी भी हमें पता नहीं है, तो जो दूरी नहीं पता है तो उसको मैं x मान लेता हूं। तो बच्चों अभी जस्ट पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था कुछ कुछ वैसे ही है। तुम सबसे पहले ये चेक कर लो कि कितने इसमें समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज के पॉइंट में लिख देता हूं इसमें। ये पॉइंट A है, ये B है, ये D है और ये C है। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चों। एक तो ये मुझे ABD वाला दिखाई दे रहा है और एक ये ABC वाला दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ ABD वाला, छोटा वाला ले लेता हूँ ये वाला। तो अगर मैं समकोण त्रिभुज लूंगा ABD, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ABD ले लेता हूँ और इसमें मैं लगाता हूँ बच्चों 1060 लगाता हूँ, है ना। 1060 लगाता हूँ तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है बच्चों, h है और आधार कितना है, x है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1060 बराबर h/x। फिर 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3 होती है। तो मैं यहाँ पर इसका मान डाल देता हूँ, √3 इज इक्वल टू h/x। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x उधर जाके गुणा हो गया, ये आ जाएगा x√3। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। ठीक, अब मैं दूसरे त्रिभुज की बात कर रहा हूं। कौन सा दूसरा त्रिभुज, एक और समकोण त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला ABC। तो इस त्रिभुज की बात अगर मैं करता हूं तो त्रिभुज ABC में देखेंगे सब लोग ध्यान से। ठीक, त्रिभुज ABC में अगर हम लोग बात करें तो त्रिभुज ABC भी तो एक समकोण त्रिभुज है ना, है कि नहीं, ABC।
अगर इसमें मैं tan 30 लगाऊंगा तो लंब होगा ये पूरा h और आधार होगा ये पूरा 50 प्लस x। ठीक है, तो लगा देते हैं जरा, आप लोग भी साथ साथ लगाते चलो। तो यहां से हो जाएगा, अब की बार कोण हो गया मेरे पास 30, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है देखो जरा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है h, और आधार कितना है 50 प्लस x। तो यहां पर दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा h अपॉन 50 प्लस x। अब हम लोग tan 30 का मान अगर बच्चों मैं यहां रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस x, तिरछी गुणा कर देता हूं, तो 50 प्लस x बराबर √3, उधर गुणा हो जाएगा तो h गुणा √3 यानी h√3 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 देखो, h की वैल्यू कितनी है, x इंटू √3, h की वैल्यू है x इंटू √3, तो यहां पर हो जाएगा 50 प्लस x बराबर h की जगह x इंटू √3 डाला और एक √3 जो पहले से था, तो 50 प्लस x बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3 3 होता है ना, तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x, और फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2, यानी x की वैल्यू आ गई 25। लेकिन हमें x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। तो कोई बात नहीं, समीकरण 1 में आ जाओ जरा, समीकरण 1 में h बराबर कितना दिया हुआ है, समीकरण 1 में आ जाओ, समीकरण 1 में h बराबर कितना दिया है x इंटू √3, तो कितना हो जाएगा यहां से h बराबर हो जाएगा x इंटू √3, या h बराबर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 25 यानी 25√3। आप इतने पे आंसर छोड़ सकते हो, दशमलव में निकालना चाहते हो वो कहता है दशमलव के 2 अंकों तक निकालो, तो √3 की वैल्यू है 1.732, इससे हम लोग गुणा कर देंगे इसको, बराबर आ जाएगा बच्चों 43.3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।